नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों, हमारा चौथा पेपर है बीएसटीसी सेकेंड ईयर का हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। ये हमारा गेस्ट पेपर नंबर 3 है। इससे पहले आपको 2 करवा रखे हैं अपने कोर्स में। और आप जितने भी विद्यार्थी हैं ध्यान देंगे कि ये पेपर जो है 60 अंकों का होता है और समय सीमा इस पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे की मिलेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्ण को भिन्न रंग की स्याही से लिख करके उस पर लिखवाना लेखन की कौन सी विधि होती है? तो साथियों उस विधि को कहते हैं हम जॉन लॉक विधि। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतीत के चलचित्र, ये जो संस्मरण है किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे ये संस्मरण है आपका महादेवी वर्मा का। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा नंबर 3 है, आलोचनात्मक उद्देश्य के विविध आयाम कौन कौन से हैं? तो आलोचनात्मक उद्देश्य के विभिन्न आयाम होते हैं गुण, अवगुण, पठित विषय वस्तु के विवेचन, विश्लेषण, अन्य रचना से तुलना करना और समीक्षा करना। ये सभी आयाम होते हैं एक आलोचनात्मक उद्देश्य के। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के गुण और विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता है भाषिक शुद्धता होनी चाहिए, विचारों की सतर्कता होनी चाहिए, प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए, अवसर अनुकूलता होनी चाहिए, गतिशीलता, मधुरता और शिष्टता। ये सभी गुण एक मौखिक अभिव्यक्ति में होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 5, औपचारिक भाषण की विशेषता लिखिए। तो औपचारिक भाषण की विशेषता क्या है साथियों, देखिएगा। और औपचारिक भाषण में अतिथियों के अभिवादन से शुरू होते हुए विषय की भूमिका बनाई जाती है। इस प्रकार के भाषणों में श्रोताओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, प्रत्येक कथन को मनन करके प्रकट किया जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से पठन के कितने चरण माने जाते हैं? तो 4 चरण माने जाते हैं। पहला है प्रत्याभिज्ञान, दूसरा है अर्थग्रहण, तीसरा है मूल्यांकन और चौथा है अनुप्रयोग। फटाफट से पढ़ते जाइए। नंबर 7 में क्वेश्चन है, पठन और वाचन में क्या अंतर है? पठन और वाचन में क्या अंतर है? तो देखिएगा आप लोग आंसर को। पठन और वाचन दोनों शुरुआत में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जहां वाचन में उच्चारण, लय, गति, आरोह अवरोह, वलाघात आदि पर बल रहता है, वही पठन में समझ पर बल रहता है। नंबर 8 में क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के क्या तरीके हो सकते हैं? तो आकलन के विभिन्न तरीके हैं, जैसे चित्रों को लिखवाना, लिपि चिन्हों को सुंदर सुडौल बनाना, सुनी हुई घटनाओं को लिखवाना, शब्दों के अर्थ जानकर लिखना, दूसरों के द्वारा कही बात को समझकर लिखना और पत्र लिखना। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है, इंद्रवज्रा और वंशस्थ छंदों को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले इंद्रवज्रा को देखिए। यदि इंद्रवज्रा तऊ, जय, गऊ और नय यानी तगण, तगण, जगण, गुरु, गुरु 11 वर्ण होते हैं इसके अंदर। उदाहरण के लिए ठीक है, देखिए, यदि सामने हो दिव्य वाला तो अन्य भी देख उठ ज्वाला। तो ये इसका एग्जाम्पल है इंद्रवज्रा का। उसके बाद है वंशस्थ की बात करें, वंशस्थ छंद की, जय तऊ तू वंशस्थ मुद्र तुम जसई, जैसे इसमें आते हैं जगण, तगण, जगण, रगण। तो इसमें 12 वर्ण होते हैं साथियों। एग्जाम्पल के लिए बात करें, परंतु होते अति ही उदास वे, ने देखते थे जब वे मुकुंद को। तो ये इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन हमारा 10वां है, जीवनी विधा क्या होती है, स्पष्ट कीजिए। तो जब कोई लेखक किसी अन्य महान व्यक्ति के व्यक्तित्व या कर्तव्य के बारे में सिलसिलेवार मार्मिक वर्णन या विवरण प्रस्तुत करता है, तो उस विवरण या वर्णन को हम क्या कहते हैं, साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन 11वां कि समास कितने प्रकार का होता है? निम्न में जो समास है उनके बात करेंगे। तो समास हमारे मूल रूप से 4 प्रकार हैं, ध्यान रखना, मूल रूप से 4 प्रकार हैं, है ना। तो ये आप लोगों को मैं बता दूंगा किसी भी अन्य दिन। तो बात करते हैं सबसे पहले नील कमल, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तिरंगा, चक्रपाणी, चौराहा और सिरदर्द, इनमें समास के लिए बात करते हैं। तो समास मूल रूप से 4 हैं, अव्यय भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये 4 हैं। वहीं आगे बात करते हैं तो तत्पुरुष समास को 2 भागों में और बांटा गया है, कर्मधारय और देगु, ये तत्पुरुष के ही भेद हैं, ठीक है। जैसे नील कमल की बात करें तो नील कमल, नीला है जो कमल, यानी इसमें कर्मधारय समास है। तिरंगा 3 रंगों का समूह, ये द्विगु समास है। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, इसमें क्या है, बहुब्रीहि।
चौराहा के अंतर्गत क्या है, चार राहों का समूह या चार रास्तों का समूह, तो इसमें भी द्विगु समास है। और सिर दर्द की बात करें तो सिर में दर्द, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे बात करते हैं, 12वां क्वेश्चन है, श्रवण कौशल के दो पहलुओं की विवेचना। तो देखेंगे श्रवण कौशल के पहलू, सुनने वाले की श्रवण इंद्रियां सामान्य व क्रियाशील हो, भाषा की ध्वनियों से शब्दों का बोध हो, सुनने की रुचि तत्परता और एकाग्रता हो, और श्रोता ध्वनियों के प्रति सजग हो और उनमें समझने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 13, गद्य साहित्य यानी नाटक और एकांकी जो है उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ये गद्य साहित्य, नाटक और एकांकी, ठीक है भाई, इनको हम मूल्यांकन कैसे करेंगे इनका। तो पात्रों की भूमिका देख करके संवाद करावें, कथा अभिनय रंगमंच पर अभिनय भी कराया जा सकता है, और एकांकी के तत्वों की समालोचना भी कराई जाए। अथवा में प्रश्न है आपका, सुनना कौशल यानी जो श्रवण कौशल है उसका मूल्यांकन हम किस तरीके से करेंगे, ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 7 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिएगा। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं साथियों, ये देखेंगे आप लोग। पहला उद्देश्य कि ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना। दूसरा है शब्दों को शुद्ध उच्चारण को समझना, शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना। वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग सिखाना, और सुंदर लेख लिखवाना में क्षमता विकसित करना। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य हैं। अथवा में आपका प्रश्न है, व्यक्ति परक उद्देश्य के कोई 5 व्यवहारगत परिवर्तन लिखिए। तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 1 में मिलेगा, पढ़ के जाएंगे आप लोग। नंबर 15 क्वेश्चन है, ठीक है भाई, यूनिट नंबर 1 में मिलेगा ये। 15वां क्वेश्चन है, बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों की बात धैर्यपूर्वक सुने, अपनी बात रखने का मौका दें, अभिव्यक्ति के नए नए रूपों को जानें और उनसे बच्चों का परिचय करवाएं। दूसरों को सुनने की आदत डालकर भी बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है, और मौखिक अभिव्यक्ति के प्रत्येक प्रयास को सराहना दीजिए। आपका प्रोत्साहन बच्चों को भविष्य में सुधार की प्रेरणा देता रहेगा, और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विषय में उनकी अभिव्यक्ति को भी प्रोत्साहन करें। तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारा अथवा में क्वेश्चन है, वार्तालाप की विशेषता, बातचीत की विशेषता क्या होती है। ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। क्वेश्चन 16 है, कविता के सौंदर्य तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, पहला तत्व है अभिव्यक्ति सौंदर्य। इसमें नाद और ध्वनि का सौंदर्य, वर्णों तथा शब्द दोनों की आवृत्ति का सौंदर्य, यति गति का सौंदर्य, विभिन्न छंदों और उनके स्वर पाठ का सौंदर्य मिलता है। बात करें भाव सौंदर्य की, तो हर्ष, शोक, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, उत्साह आदि विविध भाव कविताओं में व्यक्त होते हैं, और इसके आधार पर कविता के मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान करके उनका रसास्वादन किया जाना चाहिए। इन भावों से पूर्ण पंक्तियों को बार बार दोहराकर उनका आनंद लिया जा सकता है। और तीसरा जो तत्व है वो है आपका विचार सौंदर्य। कबीर, तुलसी, रहीम ब्रंद आदि के दोहों में विचार सौंदर्य उल्लेखनीय है। आधुनिक कवियों की कविता भी विचार सौंदर्य से अछूती नहीं है। उनमें आए सात्विक और उदात्त गुणों के सौंदर्य को रेखांकित किया जाना चाहिए, ताकि विचार सौंदर्य का आनंद लिया जा सके। अथवा में आपका प्रश्न है, आत्मकथा को पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखन के सांस्कृतिक महत्व को बताइए। लेखन का सांस्कृतिक महत्व देखेंगे। समाज की यह हार्दिक भावना रहती है कि वह अपनी संस्कृति को चिरस्थायी बनाए रखे। संस्कृति को स्थायी बनाए रखने के लिए लिखित भाषा का सहयोग लिया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति तो क्षणिक है, क्षण भर बाद ही उसकी वायुमंडल में विलीन हो जाती है। समाज अपने विचारों और भावनाओं को, जीवन दर्शन को लिखित भाषा के द्वारा क्या करता है, स्थायी रखता है। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, देखेंगे कविता की विशेषता लिखते हुए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। कविता की पहले विशेषता लिखनी है, और कविता लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ये प्रश्न आपको यूनिट 4 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निबंध शिक्षण के उद्देश्य या ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, लिखिएगा। तो बच्चों में आदर्श वाचन की कुशलता विकसित करना, अर्थ ग्रहण करते हुए तीव्र गति से मौन पाठन करना, विषय वस्तु का केंद्रीय बोध करवाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, और भाषा की लाक्षणता, व्यंजकता आदि की समझ विकसित करना। उसके बाद बात करते हैं जीवनी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं।
जीवनी जो है उसके क्या उद्देश्य हैं? तो मौन पठन के द्वारा विषय वस्तु को आत्मसात करने में कुशलता मिलती है। महान व्यक्तियों के चरित्र, स्वभाव और उनकी असाधारणताओं को समझने की कुशलता मिलती है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सामान्य ज्ञान प्राप्त करने की कुशलता मिलती है। और जीवन मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों का उल्लेख करने की कुशलता भी मिलती है। अथवा में आपका प्रश्न है, गद्य शिक्षण की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपका यूनिट 5 में मिलेगा साथियों। क्वेश्चन हमारा 20वां है, अभिव्यक्ति में वाक्य का क्या स्थान है? स्पष्ट कीजिएगा। तो अभिव्यक्ति में वाक्य का महत्वपूर्ण स्थान है। कभी वह सूचना देता है तो कभी निर्देश, कभी आदेश देता है तो कभी निषेध करता है, कभी प्रश्न पूछता है तो कभी विस्मय आदि का बोध कराता है। कहने का अभिप्राय है कि अभिव्यक्ति किसी भी तरह की हो सके, उसके लिए वाक्य जरूरी है। सामान्य रूप से एक वाक्य 2 या 2 से अधिक पदबंध होते हैं। इनमें एक पदबंध तथा दूसरा क्रियाबंध होता है और इसके बिना वाक्य नहीं बन सकता। नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन है आपका, पद किसे कहते हैं? ये शब्द से किस प्रकार से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं? तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 6 में मिलेगा। अब आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्नों पर। नंबर 21 देखिए, भाषा शिक्षण के शिक्षा शास्त्रीय उद्देश्य या उसके आयाम कौन कौन से हैं? तो पढ़ते हैं, भाषा शिक्षण बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसके कई आयाम हैं। कौशलात्मक विकास व संदर्भ से जुड़े व्याकरण के घटकों का ज्ञान इसके प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसके साथ ही कई अनेक दक्षताएं भी इन्हें सार्थक बनाती हैं। परंपरागत शिक्षा शास्त्र में इन उद्देश्यों को ज्ञानात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, सृजनात्मक, आलोचनात्मक आदि रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। इन उद्देश्यों की जानकारी एक शिक्षक को होनी जरूरी है ताकि वह भाषा की कक्षा को प्रभावी बना सके। अब बात करते हैं इसके आयाम कौन कौन से हैं। नंबर 1, ज्ञानात्मक उद्देश्यों में भाषा की परंपरा, प्रकृति और उसके विविध घटकों की जानकारी व भाषा विज्ञान के ज्ञान को लिया जा सकता है। साहित्य की विषय वस्तु के साथ ही जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उससे संबंधित अन्य विषयों का ज्ञान भी। दूसरा आयाम है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्यों की बात करें तो भाषा शिक्षण के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के मन में रचनात्मक साहित्य के बारे में या प्रति रुचि जगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। और तीसरा आयाम है साथियों सृजनात्मक उद्देश्य भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण आयाम है। इसमें संदेह नहीं है कि साहित्य सृजन की प्रतिभा जन्मजात होती है, मगर शिक्षक का प्रोत्साहन विद्यार्थियों के लिए खाद पानी का काम करता है। काव्य शास्त्र में इसे व्युत्पत्ति और अभ्यास के रूप में उल्लेखित किया जाता है। बाल सभा, भित्ति पत्रिका, विद्यालय पत्रिका के माध्यम से शिक्षक सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। और चौथा इसका आयाम है उद्देश्य आलोचनात्मक क्षमता का विकास भी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण पहलू है। पठित विषय वस्तु का विवेचन, विश्लेषण, अन्य रचना से तुलना करना, समीक्षा करना इसके विविध आयाम है। अथवा में आपका प्रश्न है, पाठ की जटिलता व उसकी समझ के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, उनका उल्लेख करना है। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, ये पढ़ के जरूर जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 22वां, निम्नलिखितों को स्पष्ट कीजिए और लेखन में ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से। जैसे हम बात करते हैं विवरणात्मक लेख, पहला कौन सा है? विवरणात्मक लेख। तो इस प्रकार के लेख विवरण पर आधारित हैं। किसी देखी या सुनी हुई बातों को यथार्थ तथ्यों के आधार पर ऐसे न्यूनतम सीमा में लिख देना कि उसमें आवश्यक बातें तो आ जाएं और अनावश्यक विस्तार ना हो। विवरण में सुसंबद्धता और क्रमबद्धता का तत्व होना अति जरूरी है। भाषा की दृष्टि से सार्थक और सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के लेख न तो निबंध होते हैं, न उपन्यास होते हैं या कहानी। विवरण को अपने आप में सूचना और तथ्यों की जानकारी पर आधारित होते हैं। अब विवरणात्मक लेखन है, उसमें ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? विवरण वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। विवरण लिखने के लिए सूक्ष्म अवलोकन क्षमता का होना आवश्यक है। विवरण में भाषा सरल और बोधगम्य हो। विवरण में अनावश्यक विस्तार नहीं हो और सटीक व सुसंबद्ध तथ्यों और घटनाओं का समावेश होना चाहिए। अब बात करते हैं वर्णनात्मक लेख। देखें, विवरणात्मक लेख अलग है और वर्णनात्मक अलग है। तो वर्णनात्मक लेख से तात्पर्य है कि तथ्यों का विस्तार या वर्णन करना, विस्तार से वर्णन करना। वर्णनात्मक लेख में व्याख्या करने का गुण अपेक्षित है। वर्णनात्मक लेख इस विस्तार में समग्र रूप से अपनी अवलोकन क्षमता की मुख्य भूमिका होती है। ये वर्णनात्मक लेख कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विचार प्रधान, कल्पना प्रधान, घटना प्रधान इत्यादि। वर्णनात्मक लेख में प्रत्येक तथ्य को बिंदुवार प्रस्तुत किया जा करके उन बिंदुओं पर विस्तार से
विचारों पर प्रकट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम, इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, प्रत्येक तथ्य को विस्तृत व्याख्या अपेक्षित है। विविध तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में क्रमबद्धता और संबद्धता होनी चाहिए। वर्णनात्मक लेख के विस्तार में रोचकता का समावेश हो, अन्यथा वर्णन निरस हो जाता है। अथवा में आपका प्रश्न है, लेखन क्षमता के विषय विकास में बातचीत या वार्तालाप का महत्व क्या है? ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा अथवा में अंतिम प्रश्न है नंबर 23, कहानी किसे कहते हैं? कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो कहानी एक लघु रचना होती है जिसमें मानव जीवन का वर्णन अत्यंत मर्मस्पर्शी और कल्पनात्मक व एक आकर्षक रूप में किया जाता है। कहानी को सगात्मक गाने में शामिल करने का मुख्य कारण है उसकी भाव प्रधानता। लघुता कहानी का विशेष गुण है, इसमें पात्र की संख्या भी सीमित होती है। कहानी एक गागर में सागर की तरह होती है। और कहानी के तत्व देखेंगे आप लोग, नंबर 1 पे है कथानक। कथानक देखेंगे, कहानी के भीतर जो कहानी चलती है उसे हम कथानक कहते हैं। यह कथानक किसी एक या कुछ प्रसंगों पर आधारित होता है। दूसरा है तत्व पात्र। पात्र कहानी के भीतर का तत्व है जो कथानक को आगे बढ़ाता है। प्राय कहानी के पात्रों की संख्या सीमित होती है और कहानी में आने वाले पात्रों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो है वर्गीय पात्र और दूसरा है विशिष्ट पात्र। तीसरा तत्व है संवाद और इसको हम कहते हैं कथोपकथन। कहानी के पात्र आपस में बातचीत या संवाद करते हैं जिससे पात्रों की विशिष्टताएं और कहानी का घटनाक्रम तय होता है। ये संवाद कहानी में रोचकता व सरसता का प्रवाह करते हैं। पात्र अपनी विशिष्टताओं के अनुरूप ही संवाद करते हैं। चौथा तत्व है भाषा शैली। हर कहानी की रचना विधान अलग होता है जो उसके उद्देश्य, कथानक, देशकाल, वातावरण आदि द्वारा निर्धारित होते हैं। कहानीकार अपनी रुचि के अनुसार और कहानी के मर्म तथा पात्रगत विशेषताओं के आधार पर भाषा के रूप में निर्धारित होते हैं। और इसका 5वां तत्व है साथियों उद्देश्य। कहानीकार के मानस में अलग अलग उद्देश्य होते हैं जिन्हें लेकर वह कहानी बुनता है, लेकिन फिर भी कहानी का प्रमुख उद्देश्य होता है कलात्मक ढंग से जीवन जीने की या जीवन की व्याख्या करना। कहानीकार अपनी घटना के प्रसंगों को लेकर किसी भाव या विचार का संप्रेषण कर समस्या की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करता है और सामाजिक व नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। आपका अथवा में अंतिम प्रश्न है साथियों, अभी आपने पढ़ा कहानी किसे कहते हैं और कहानी के तत्व। आपको प्रश्न याद करके जाना है कि कहानी को लिखने के लिए कौन कौन से सोपान होते हैं, प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। आज आपने पढ़ा हिंदी भाषा शिक्षण, ठीक है। कल हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश का पेपर, ठीक है भाई, तो चलेगा। तब तक के लिए आप लोग जो विद्यार्थी रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहा है ना, रीट लेवल 1 की पात्रता में, उसके लिए MCQ बैच आप लोगों के लिए बहुत शानदार है। इसी एप्लीकेशन पर आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।